नीट बायोलॉजी में 360 में से 360 सुनने में एक सपना लगता है ना। लेकिन कुछ टॉप स्कोरर्स इस सपने को सच कर दिखाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो भी वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं जो देश भर के बाकी लाखों एस्पिरेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो आखिर इन गिने चुने टॉपर्स के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है? जवाब बहुत सिंपल है, रीडिंग स्टाइल। जहां बाकी लोग एनसीईआरटी की लाइनों को बस पढ़ते हैं, वहीं टॉप स्कोरर्स उन लाइनों को एक्टिवली डिकोड करते हैं। तो चलिए इस डीप डाइव में उस सटीक और साइंटिफिक तरीके को समझते हैं जो बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाने का सबसे पक्का रास्ता है। एक सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है एनसीईआरटी को किसी नॉवेल या कहानी की किताब की तरह पढ़ना। पता चला पन्ने बस पलट रहे हैं और दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन चाहिए तो ये अप्रोच बिल्कुल नहीं चलेगी। हमें एक्टिव रीडिंग करनी होगी। मतलब शब्दों को बस आंखों के सामने से गुजारना काफी नहीं है। उन लाइनों के बीच छुपे हुए सवालों को, जिसे हम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक रैंकर के बीच का असली फर्क यहीं से शुरू होता है। इस इनसाइडर प्लेबुक को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, टेक्स्ट पर कब्जा। दूसरा, विजुअल्स यानी डायग्राम्स पर विजय। तीसरा, छुपे हुए खजाने की खोज। और आखिरी, इन सभी का फाइनल सिंथेसिस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, टेक्स्ट पर विजय, जो कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का इंजन है। यहाँ फोकस सिर्फ पन्नों को हाईलाइट करने पर नहीं, बल्कि टेक्स्ट बुक से सीधे सवाल जवाब करने पर होगा। टॉप स्कोरर्स जिस स्ट्रैटेजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है ये रिगरस 3 स्टेप रीडिंग टेक्निक। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला स्टेप है फ्लो समझना, दूसरा है हाई यील्ड कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, और तीसरा सबसे जरूरी, खुद से सवाल पूछना। चलिए देखते हैं कि ये तकनीक असल में कैसे काम करती है। स्टेप 1 की बात करें तो जब किसी भी चैप्टर को बिल्कुल पहली बार पढ़ा जाता है तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फ्लो और कॉन्सेप्ट को समझने पर होना चाहिए। उस वक्त हाथ में कोई हाइलाइटर या पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए चैप्टर फोटोसिंथेसिस का है, तो पहले ये समझना होगा कि लाइट रिएक्शन से लेकर केल्विन साइकिल तक का सीक्वेंस क्या है, कौन सा प्रोसेस किसके बाद आता है। बस इस बड़ी पिक्चर को दिमाग में सेट करना है। असली गेम शुरू होता है दूसरी रीडिंग में, जब कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, साइंटिफिक नाम, महत्वपूर्ण साल, डिस्कवरीज और सबसे बड़ा ट्रैप, एक्सेप्शंस। एग्जामिनर्स हमेशा ओनली, मोस्ट, जनरली या फर्स्ट जैसे एब्सोल्यूट शब्दों का इस्तेमाल करके खतरनाक जाल बुनते हैं। इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को पकड़ना इस सेकंड रीडिंग का मेन टारगेट है। चलिए इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। एनसीईआरटी की इस लाइन को देखिए, स्तनधारियों यानी मैमल्स में आरबीसी केंद्रक रहित होते हैं। अब इस पूरी लाइन में जो शब्द मैमल्स है ना, वो इस सेंटेंस की जान है। अगर इस एक कीवर्ड को हाईलाइट करना भूल गए तो एग्जाम में जब सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट होके आएगा तो पक्का गलती होगी। हाइलाइटिंग का असली मकसद पूरी किताब को रंग बिरंगा बनाना नहीं है, बल्कि इन्हीं क्रूशियल कीवर्ड्स को लॉक करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, खुद से सवाल पूछना। ये सच में एक गेम चेंजर आदत है। हर पैराग्राफ के बाद थोड़ा रुकना चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन का पोस्टमार्टम करना चाहिए। अगर टेक्स्ट में लिखा है कि जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, तो दिमाग में तुरंत सवाल आना चाहिए। पानी ऊपर जाता कैसे है? इसमें कौन सा टिश्यू डेड है और कौन सा लिविंग? जब हम ऐसी गहरी पूछताछ करते हैं ना, तभी वो बिटवीन द लाइन्स वाले सवाल निकल कर आते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम पेपर में छपते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विजुअल्स पर विजय, जहां हम डायग्राम्स को मिनी चैप्टर्स की तरह देखेंगे। ये फेज डायग्राम्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। अक्सर ऐसा लगता है कि डायग्राम्स बस पन्नों को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। बिल्कुल गलत। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम अपने आप में एक डेंस मिनी चैप्टर है। हर साल इनकी छोटी छोटी डिटेल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लेबल्स, एरोज की डायरेक्शन, कलर्स के इंडिकेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स के बिल्कुल नीचे दिए गए छोटे कैप्शन पर बहुत बारीक नजर रखनी होती है। सच मानिए, कई बार सबसे मुश्किल सवाल इन्हीं कैप्शन से उठा लिए जाते हैं, जिन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है। तो यहाँ एंट्री होती है विजुअल्स के गोल्डन रोल की, जिसे इस बड़े से नंबर 3 से दिखाया गया है। ह्यूमन हार्ट या ब्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स को सिर्फ देख लेना काफी नहीं है। इन्हें बिना देखे कम से कम 3 बार ब्लैंक पेपर पर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ऐसा करने से हमारी विजुअल मेमोरी पूरी तरह एक्टिव हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बायोलॉजी रिकॉल का गेम है, और इस रूल ऑफ 3 के बिना डायग्राम्स पर परफेक्ट मास्टरी आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
पेपर सेट करने वालों को पता होता है कि स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं। वे विजुअल एम्बिग्युइटी यानी एक जैसी दिखने वाली चीजों का पूरा फायदा उठाते हैं, जैसे आर्टरी और वेन, जाइलम और फ्लोएम या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर्स। एग्जाम के उस इंटेंस प्रेशर में अगर डायग्राम की 100% क्लैरिटी नहीं है तो ऑप्शंस देखकर दिमाग जरूर घूमेगा। इस ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, वही रिगरस ड्राइंग प्रैक्टिस जिसकी हमने अभी बात की। यहाँ एक कमाल की टाइम सेविंग रैपिड रिवीजन ट्रिक शेयर करना चाहूंगा। जब एक बार किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया हो तो रिवीजन के टाइम पूरी किताब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस चैप्टर के डायग्राम्स को अच्छे से स्कैन करके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से दिमाग में रिफ्रेश किए जा सकते हैं। इस ट्रिक से एक लंबा चौड़ा चैप्टर बस 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। एग्जाम से ठीक पहले वाले दिनों में ये ट्रिक किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, छुपे हुए खजाने की खोज, साइंटिस्ट्स और समरी। यहाँ हम एनसीईआरटी के उन हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हर यूनिट या चैप्टर की शुरुआत में जो साइंटिस्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया होता है उसे अक्सर फालतू समझकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेंडल, डार्विन, मॉर्गन, ग्रिफिथ या वॉटसन एंड क्रिक जैसी पर्सनैलिटीज, उनकी डिस्कवरीज और उनका टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर्स यहाँ से लगातार क्वेश्चंस उठाते हैं, चाहे वो मैच द कॉलम हो, इवेंट्स की क्रोनोलॉजी हो या डायरेक्ट डिस्कवरी वाले सवाल। ये छोटे सेक्शंस एग्जाम्स में सॉलिड मार्क्स दिला सकते हैं। और हाँ, चैप्टर के एंड में दी गई समरी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस टाइम पास के लिए पढ़ लिया जाए। सच कहूं तो ये पेपर सेट करने वालों का सीक्रेट वेपन है। इसको इस तरह से सोचिए कि खुद एनसीईआरटी के ऑथर्स चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि इस चैप्टर की सबसे हाई यील्ड लाइनें कौन सी हैं। सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि हर चैप्टर की समरी को अलग से एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लिया जाए, जिससे क्विक और हाई रिटेंशन रिविजन आसानी से हो सके। फाइनली अब पहुंच गए हैं भाग 4 पर, अंतिम संश्लेषण यानी द मास्टर चेकलिस्ट। अब टाइम है इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में जोड़ने का। तो ये है 360 बाय 360 का अल्टीमेट प्लेबुक। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहला, हर चैप्टर के लिए 3 स्टेप रीडिंग तकनीक फॉलो करना। दूसरा, ड्रॉ करके डायग्राम्स पर परफेक्ट मास्टरी लाना। तीसरा, हर एक कैप्शन को ध्यान से पढ़ना। चौथा, समरी के शॉर्ट नोट्स बनाना। पांचवा, साइंटिस्ट्स की टाइमलाइन याद रखना। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, लगातार खुद से एक्टिव क्वेश्चनिंग करते रहना। ये चेकलिस्ट बेसिकली उन हैबिट्स का ब्लूप्रिंट है जिन्हें हमें आज और अभी से अपनी पढ़ाई में उतारना है। इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले थॉट के साथ एंड करेंगे। नीट बायोलॉजी अब सिर्फ फैक्चुअल नहीं रही, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जाम बन चुकी है। सोचिए इस बारे में, ये सिर्फ फैक्ट्स रटने का टेस्ट नहीं है, बल्कि जो डिटेल्स दी गई हैं उन्हें कितनी बारीक नजर से ऑब्जर्व किया जाता है, असली टेस्ट इस बात का है। यही गहरा ऑब्जर्वेशन वो मास्टर की है जो एक आम एस्पिरेंट को टॉपर बनाती है और मेडिकल प्रोफेशन के सपनों को हकीकत में बदल सकती है।